जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी 143 भारत में राज्य की राजनीति के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि भारत की आज़ादी 1947 के बाद और वर्तमान तक भारत में जो राज्यों की राजनीति में जो घटनाएं घटी हैं, जो चेंजेस आए हैं, उनके बारे में इसका अध्ययन करेंगे। और जो इसका फैक्टर है राज्य की राजनीति में जो चेंजेस हैं वो किस किस कारण हुए हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस बुक में टोटल 15 चैप्टर हैं। तो आइए इसको हम चैप्टर वाइज समझते हैं। तो इसको हम पूरी बुक को 5 चैप्टर में डिवाइड करते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चैप्टर 1 की भारत में राज्य की राजनीति के बारे में। इसमें पहला प्रश्न है, 1950 से 1960 के दशक में भारत में राज्यों की राजनीति में घटनाओं की चर्चा कीजिए। भारत में जो राज्य की राजनीति में 1950 से 60 के दशक में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राजनीति में कई महत्वपूर्ण दौर देखे। प्रारंभिक 2 दशकों के दौरान यह राजनीति केंद्र के प्रभाव में विकसित हुई और राष्ट्र राज्य के निर्माण की दिशा की ओर अग्रसर रही। इस काल में नेहरू के विकास संबंधी विचारों और कांग्रेस के एकदलीय प्रभुत्व ने राजनीतिक प्रक्रियाओं को आकार प्रदान किया। उस समय राज्यों की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति एक ही झलक प्रतीत होती थी, क्योंकि भारत के 50 से 60 के दशक में कांग्रेस राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर दोनों में प्रभुत्व था, जिस कारण इनकी राजनीति में खास प्रभाव दिखाई नहीं देता है, अलग अलग नहीं है, तो एक ही रूप दिखाई प्रदान करता है हमें। इसका हमें एक ही रूप देखने को मिलता है। भारतीय संघीय ढांचे में केंद्र सरकार का विशेष प्रभाव था और राज्यों को द्वितीय भूमिका निभानी पड़ती थी। केंद्र के मार्गदर्शन में राज्यों ने कई योजनाएं लागू की, जैसे कि भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ताकि राष्ट्र निर्माण को गति मिल सके। तो इस दशक में सरकार का केंद्र का जो प्रभुत्व था वो राज्य के मुकाबले ज़्यादा था। तो राज्य की सरकारें थी वो केंद्र के मार्गदर्शन में उन्होंने कई योजनाएं लागू की, जैसे कि भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ताकि राष्ट्र निर्माण को गति मिल सके। राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। इसके भीतर विभिन्न गुट सक्रिय थे जो सांप्रदायिक क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। केंद्र और राज्यों में एक ही दल का वर्चस्व होने के कारण यह धारणा बनी थी कि दोनों स्तरों की राजनीति समान पर प्रतिमान पर आधारित है। राज्यपालों की नियुक्ति भी प्राय केंद्र के हितों के अनुरूप होती थी। वे शायद ही विवाद का विषय बनते थे। तो इसमें क्या है, कांग्रेस का राज राज्य और सेंटर दोनों में था, तो इस कारण इन दोनों की राजनीति में फर्क दिखाई नहीं पड़ता था। और जो राज्यपाल की नियुक्ति थी वो भी केंद्र के हितों के हिसाब होती थी, कि जहाँ केंद्र को फायदा होता था वहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कर देते थे अपने हिसाब से। हालांकि यह राजनीतिक ढांचा प्रभावशाली था, लेकिन इसके समानांतर कुछ असहमतिपूर्ण घटनाक्रम भी सामने आने लगे। इसने स्थापित प्रतिमानों को चुनौती दी, जैसे कि कांग्रेस का सर्वोच्च स्थान, राज्य राजनीति का सीमित महत्व। स्वतंत्रता के कुछ वर्षों के बाद ही पूर्वोत्तर भारत में नागा और मिजो आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। जम्मू कश्मीर में जनमत की मांग तेज हुई। दक्षिण भारत में भाषाई राज्य की मांग ने राजनीतिक हलचल पैदा की। तो इस दौरान क्या है कि कुछ आंदोलन, कुछ हलचल हुई जिसका हमने जिक्र किया है, जैसे कि नागा मिजो आंदोलन, जम्मू कश्मीर में जनमत, दक्षिण भारत में भाषाई राज्यों की मांग। इस दौरान विभिन्न धारा वाले दलों ने राज्य में कांग्रेस को चुनौती दी। समाजवादी, वामपंथी जनसंघ और अकाली दल जैसे ने उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में कांग्रेस विरोधी आंदोलनों को संगठित किया। इससे राज्य की राजनीति में एक नई धारा का सूत्रपात हुआ। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन का नेतृत्व आरपीआई और दलित पैंथर जैसे संगठनों ने किया। उत्तर भारत में जनसंघ और आरएसएस ने गो रक्षक आंदोलन चलाए। इसी प्रकार हिंदी के प्रचारक के लिए समाजवादी प्रयास हुए, जबकि तमिलनाडु में हिंदू विरोधी आंदोलन उभरे। ये घटनाएं राज्य राजनीति में जातीय और भाषीय पहचान के रूप में उभारक का संकेत थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, पंजाब में अकाली दल हो गया, वह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, और साउथ में भाषीय आधार पर अलग राज्य की मांग जैसे घटनाक्रम हुए। कांग्रेस के प्रभुत्व को गुजरात और राजस्थान में स्वतंत्रता पार्टी जैसी रूढ़िवादी ताकतों से भी चुनौती मिली। इस घटनाओं में सेलिंग हैरिसन को 1950 का दशक सबसे खराब, खतरनाक कहने को प्रेरित किया।
कांग्रेस पार्टी के भीतर भी शक्ति संघर्ष सामने आया। विभिन्न गुटों के नेता अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र सामाजिक आधार बनाने लगे। चरण सिंह जैसे नेताओं ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को जन्म दिया, जिससे पार्टी का विभाजन हुआ और क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। तो जैसे कि हम एक उदाहरण से देख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय थे। उन्होंने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की और अलग क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ और अलग पार्टी का, इसमें कांग्रेस का और क्षेत्रीय दलों का विभाजन हो गया। इस प्रवृत्ति को 1967 के आम चुनाव में बल मिला, जब कई राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और पहली बार बड़े पैमाने पर गठबंधन की सरकारें बनी। इसने राज्यों की राजनीति में नई दिशा और विचारधारा को जन्म दिया। भारत में 1970 के दशक के दौरान उभरती क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए कि भारत में 1970 के दशक के दौरान क्षेत्रीय राजनीति में क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में जानते हैं। आप इन जैसे क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आप इन जैसे क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत की राज्य राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। 1960 से 1970 के दशक के बीच कांग्रेस प्रणाली में गिरावट आई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस तथा सत्ता संस्थानों का केंद्रीकरण शुरू हो गया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस का लगभग पतन शुरू हो गया था और इसकी बागडोर इंदिरा गांधी ने संभाली थी। तो इनके शासनकाल में क्या क्या चेंजेस हुए, आइए देखते हैं। उन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं को व्यक्तिवादी रूप प्रदान किया, जिससे पारंपरिक ढांचे में बदलाव आया। इस कालखंड में क्षेत्रीय राजनीति के उदय की प्रमुख विशेषता हरित क्रांति के फलस्वरूप उभरे ग्रामीण संपन्न वर्गों का सशक्तिकरण रहा। विभिन्न राज्यों में अलग अलग जातीय समूह इस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस काल में प्रमुख क्या विशेषता थी कि हरित क्रांति से जो लोग उभरे थे उनमें लोगों का सशक्तिकरण रहा। जो अलग अलग एरिया में अलग अलग जाति के लोग थे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव कुर्मी, आंध्र प्रदेश में रेड्डी कामा और कर्नाटक में वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय थे। इन नवोदित शक्तियों का प्रतिनिधित्व चरण सिंह जैसे नेताओं ने किया। उन्होंने भारतीय क्रांति दल का गठन कर कृषि आधारित समाज को राजनीतिक मंच प्रदान किया। उन्होंने 1967 से 1987 तक उत्तर भारत की राजनीति में एक मजबूत प्रभाव बनाए रखा। इस क्रम में बिहार, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी क्षेत्रीय नेतृत्व उभरकर सामने आया, जिन्होंने कृषि वर्गों का स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। इन क्षेत्रीय शक्तियों ने न केवल सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर जोर दिया, बल्कि केंद्र राज्य संबंधों की असंतुलन पर भी सवाल उठाया। राज्यपाल की निष्पक्षता पर संदेह जताया गया और राज्यों की स्वायत्तता को लेकर आवाजें उठने लगी। कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहुंच बनाई, किंतु उनकी राजनीतिक जड़ें राज्य मुद्दों से जुड़ी रहीं। जनता पार्टी के शासनकाल में मंडल आयोग की स्थापना, उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों का आरक्षण दिए जाने जैसे कदम इस क्षेत्रीय राजनीति की देन है। इन्हीं नेताओं ने इंदिरा गांधी के केंद्रीकृत नेतृत्व को चुनौती दी। 1960 के दशक के अंत से लेकर 1980 के आरंभ तक राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग की स्थापना, वाम मोर्चों, सरकारों की गतिविधियां इस बढ़ती क्षेत्रीय शक्ति की मिसाल थी। 1970 के दशक में जेपी आंदोलन, गुजरात आंदोलन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न संकटों ने केंद्र सरकार की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए। इन चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में आपातकाल लागू किया, जो 1977 तक चला। आपातकाल के बाद राजनीति में क्षेत्रीय नेताओं का प्रभाव और भी स्पष्ट रूप से सामने आया। चरण सिंह, कपूरी ठाकुर, देवीलाल हरियाणा से और रामनरेश यादव, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से नेता न केवल राज्य की राजनीति में सशक्त बने रहे, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय मंच पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। तो इस प्रकार 1970 के दशक के बारे में हम राज्य की राजनीति के बारे में जान सकते हैं। भारत में 1980 के दशक के बाद राज्य राजनीति में आए प्रमुख बदलाव का वर्णन कीजिए। तो जो 1980 के दशक के बाद राज्य की राजनीति में क्या बदलाव आए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसका क्वेश्चन 2-3 हम बना सकते हैं। उदारीकरण के बाद भारत के राज्य में राजनीति किस प्रकार परिवर्तित हुई, भूमंडलीकरण, विकेंद्रीकरण ने राज्य की राजनीति में किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसका उत्तर देखते हैं। 1980 के दशक में राज्य राजनीति की प्रकृति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। इस दशक की एक विशेष पहचान थी पहचान आधारित राजनीति का उभार। इसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, नर जातीय पहचानों के आधार पर
नई राजनीतिक मांगें सामने आई। इस समय अनेक क्षेत्रीय नेता दल उभरे जिन्होंने अपने अपने राज्यों की सामाजिक आधारों को मजबूत किया और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। इस दौर में गठबंधन की राजनीति को बल मिला, वैश्वीकरण के प्रभाव महसूस किए जाने लगे, नेतृत्व नई पीढ़ी में प्रवेश हुआ। इसके साथ दलित, पिछड़े वर्ग को जनजातीय, भाषीय, क्षेत्रीय समूह ने अपनी अपनी पहचान और अधिकारों के लिए मंच पर सक्रियता दिखाई। इन आंदोलनों को नव सामाजिक आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। उत्तर भारत में दलित, पिछड़े वर्गों ने सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी की मांगों के साथ राजनीति में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, बिहार और अन्य राज्यों में समाजवादी धाराओं के दल इत्यादि के साथ ही किसान संगठनों की भूमिका भी बढ़ी। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में व पंजाब में भारतीय किसान यूनियन, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन और गुजरात में खेडूत समाज और कर्नाटक में रैयत संघ जैसे संगठन राजनीति में प्रभावशाली हुए। जहां पहले ये संगठन हरित क्रांति और भूमि सुधारों के फलस्वरूप सत्ता में भागीदारी की ओर अग्रसर थे, वहीं बाद के समय में आर्थिक उदारीकरण और बाजार आधारित नीतियों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने लगे। राज्य की राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, तो यह एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, छोटे रूप में आ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में। तो इसको देखते हैं, भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। 1980 के दशक के अंत तक भारत की राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आया। भूमंडलीकरण ने केंद्र सरकार की भूमिका को सीमित किया और राज्य के आर्थिक और राजनीतिक रूप में अधिक स्वतंत्र बनाया। राज्यों के बीच निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे कुछ राज्य आर्थिक रूप से आगे निकल गए जबकि कुछ पिछड़ते चले गए। तो भूमंडलीकरण के कारण और इसमें क्या है कि एक विशेष चीज़ आई जिसका हम आसानी से जिसको समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में क्या है कि हर राज्य को विदेशों से अपने साथ बिजनेस करने का एक मौका मिला, जिसमें कई राज्य आगे चले गए, कई पिछड़ गए और इसका मुख्य कारण है उनकी क्षेत्रीय स्थिति के कारण। लॉरेंस सेज ने अपनी पुस्तक फेडरलिज्म विदाउट ए सेंटर में उल्लेख किया कि वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय राज्य स्वतंत्र इकाइयों के रूप में काम करने लगे, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सीधे संवाद करने, समझौते करने में सक्षम हो गए। यद्यपि यह प्रक्रिया अब भी केंद्र सरकार की अनुमति से जुड़ी है। राजनीतिक स्तर पर भी राज्यों में 2 या 2 से अधिक प्रमुख दलों का उभार हो, जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर दल, जैसे उत्तर में बसपा, सपा, राजद, पश्चिम में शिवसेना, पूर्व में बीजद, दक्षिण में दुर्मुख, अन्नाद्रमुक और तेलुगु देशम जैसे दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत की। विप्लव और राज्य की राजनीति। विप्लव यानी विद्रोह। राज्य राजनीति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है विप्लव विद्रोह आंदोलन, जो मुख्यतः उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे क्षेत्रों में देखे गए। यह आंदोलन अक्सर स्वायत्तता या आत्मनिर्णय की मांग से जुड़े होते हैं। असम में उल्फा, बाडो आंदोलन, नागालैंड व मिजोरम में जनजातीय पहचान पर आधारित संघर्ष। इन आंदोलनों ने न सिर्फ संबंधित राज्यों की राजनीति को प्रभावित किया बल्कि केंद्र की नीति और राष्ट्र राज्य की अवधारणा को भी चुनौती दी। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हम 2 चीज़ देख सकते हैं, भूमंडलीकरण और विप्लव की राजनीति। और अगला क्वेश्चन है, राज्य राजनीति के अध्ययन हेतु व्यवस्थात्मक और वर्गीय दृष्टिकोणों की तुलना कीजिए। और इस क्वेश्चन में क्या क्या देख सकते हैं हम, एक तो व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण और एक है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इन दोनों दृष्टिकोण की मदद से राज्य की राजनीति को देखेंगे और इन दोनों का क्या क्या पक्ष है उनके बारे में जानेंगे। राज्य की राजनीति के अध्ययन हेतु व्यवस्थित और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की तुलना। राजनीति विज्ञान में राज्य राजनीति के विश्लेषण करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए, जिनमें 2 प्रमुख व्यवस्थित दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। ये दोनों ही दृष्टिकोण राजनीति को समझने के लिए भिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं। व्यवस्थित दृष्टिकोण मुख्य रूप से अमेरिका में 1950 से 60 के दशक में उभरा। इसे संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, आधुनिकीकरण तथा विकासात्मक ढांचों से जोड़ा गया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, जिससे विभिन्न संस्थाएं, प्रक्रियाएं और दृष्टिकोण परस्पर अंतर्क्रिया करते संतुलन बनाए रखते हैं। राजनीति व्यवस्था एक लचीली और प्रक्रियाशील इकाई मानी जाती है, जो सामाजिक वातावरण में उत्पन्न होने वाली मांगों और समर्थन के आधार पर उत्तर देती है। डेविड स्टर्न, जी आलमंड और रजनी कोठारी जैसे विद्वानों ने इस दृष्टिकोण का प्रयोग भारत सहित विकासशील देशों की राजनीति के अध्ययन में किया है। भारत में इस दृष्टिकोण का उपयोग राज्य की राजनीति के विश्लेषण में भी हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में पॉल ब्रॉस द्वारा कांग्रेस पार्टी का अध्ययन, रिचर्ड सीसन द्वारा राजस्थान की राजनीति में जाति और संस्थाओं की भूमिका पर शोध किया गया है।
इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य राजनीति में कई घटक विभाजित किए गए हैं और इसका अध्ययन किया गया है, जैसे कि राजनीतिक दल, जाति, धर्म, नेतृत्व, चुनाव प्रक्रिया, दबाव समूह। यह विश्लेषण राज्य को एक तटस्थ व्यवस्था के रूप में देखता है जो कि विभिन्न हितों को समायोजित करता है। हालांकि मार्क्सवादी विद्वानों ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है। इसने क्या आलोचना की है? यह वर्ग संघर्ष, आर्थिक हितों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज करता है और राज्य को यथास्थित बनाए रखने के लिए उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की राजनीति को वर्ग संबंधों, उत्पादन संबंधों और आर्थिक ढांचों के संदर्भ में समझता है। यह 3 चीजों का उपयोग करता है: वर्ग संबंध, उत्पादन साधन और आर्थिक ढांचा। इसके अनुसार किसी भी समाज में राज्य और उसकी संस्थाएं वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती हैं। इसमें भी 2 रूप में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है क्लासिकल मार्क्सवाद। क्लासिकल मार्क्सवाद, जैसे कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्सन ने प्रतिपादित किया है कि राजनीति की अधिरचना मानता है कि जिसका निर्धारण आर्थिक आधार करता है। हालांकि बाद में मार्क्सवादी विचारकों जैसे कि राल्फ मिलीबैंड, ग्रैम्सी आदि ने इस दृष्टिकोण को और अधिक लचीला बनाया है और राजनीति की सापेक्ष स्वायत्तता को स्वीकार किया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह भी बताता है कि कैसे वैश्विक पूंजीवाद और साम्राज्यवादी ताकतें विकासशील देशों की नीतियों को प्रभावित करती हैं, जैसे IMF, विश्व बैंक की शर्तें, जिसके अनुसार भारत जैसे देशों की नीतियां अक्सर वंचित वर्गों के विरोध में और पूंजीवादी हितों के पक्ष में होती है। और इसका दूसरा रूप है नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने विश्लेषण में संस्कृति, चेतना, विचारधारा जैसे तत्वों को शामिल किया है। केवल बल प्रयोग से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक सहमति के माध्यम से भी वर्चस्व बनाए रखता है। भारत में सबाल्टर्न स्टडीज ने इस विचार को और अधिक विस्तारित किया है। इसमें इस दोनों दृष्टिकोणों की तुलना की गई है। आप इस दृष्टिकोणों की तुलना 4 रूप में कर सकते हैं। इसके मूल तत्व क्या है? व्यवस्थित और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के राजनीति को एक व्यवस्था के मानता है जो कि प्रतिक्रियाशील होती है, यह व्यवस्थित दृष्टिकोण है। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में क्या है? राजनीति को वर्ग संघर्ष का परिणाम मानता है। ध्यान केंद्रित, इसमें क्या है? संस्थागत प्रक्रिया, समायोजन, संतुलन। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में क्या है? वर्ग हित, आर्थिक आधार और शोषण। प्रमुख विद्वान इसके कौन कौन लेखक क्या थे जिन्होंने इस पर स्टडीज किया है? डेविड स्टर्न, G. आलमंड और रजनी कोठारी ने व्यवस्थित पे रिसर्च किया है। और कार्ल मार्क्स, ग्रैम्सी, राल्फ मिलीबैंड ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर अपनी स्टडीज की है। इसमें क्या क्या आलोचक है, क्या क्या आलोचना है? वर्ग संघर्ष की अनदेखी करता है, यथास्थिति का समर्थन करता है। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में क्या आलोचना है? आर्थिक कारणों को ही प्रधानता, सांस्कृतिक पहलुओं की उपेक्षा क्लासिकल में है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्य राजनीति के विश्लेषण में उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। उत्तर आधुनिकतावाद राज्य राजनीति को कैसे देखता है? संक्षिप्त रूप में स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक अध्ययन में उत्तर आधुनिक विचारधारा की भूमिका पर विशेष रूप में राज्य राजनीति के संदर्भ में समझाइए। तो ये तीनों क्वेश्चनों का ये समझते हैं। इसमें क्या है? राज्य राजनीतिक अध्ययन का उत्तर आधुनिकतावाद ढांचा। इसके बारे में हमें क्या स्टडी करनी है? उत्तर आधुनिकतावादी ढांचा। राजनीति के सिद्धांतकारों का आरंभ से ही प्रयास रहा है कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सार्थक परिवर्तन हो। इन परिवर्तनों के संकेत हमें वैश्वीकरण, लोकतांत्रिकरण, विकेंद्रीकरण, जातीय, धार्मिक और नस्ली पहचानों के उभार तथा नए सामाजिक आंदोलनों के प्रसार में दिखाई देते हैं। इन घटनाओं की व्याख्या पारंपरिक रूप से संरचनात्मक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से की जाती रही है, किंतु आज के संदर्भ में कई विद्वान मानते हैं कि दृष्टिकोण समकालीन राजनीति की जटिलताओं को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। इसी कारण कुछ विचारक एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाते हैं जिसे उत्तर आधुनिकतावादी परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। दार्शनिक लेओतार्द की रचना से प्रेरित यह दृष्टिकोण एक प्रभावी विश्लेषणात्मक उपकरण बनकर उभरा है। इसके अनुसार आधुनिकतावादी सोच ने न तो स्थानीय पहचानों को महत्व दिया और न ही पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सम्मानजनक स्थान। उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि पहचान, सामाजिक आंदोलन और सांप्रदायिक संघर्षों की व्याख्या के लिए नए फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। यह
परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विश्लेषण को चुनौती देते हुए उसे अधिक बहुलतावादी और संदर्भ आधारित बनाता है। उत्तर आधुनिक विमर्श आधुनिकता के एकांगी दृष्टिकोण के विरोध में खड़ा होता है। यही कारण है कि गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और वैकल्पिक मार्क्सवादी विचारधाराएं एक साझा मंच पर आकर आधुनिकता के विकल्प की खोज में सहयोग करती हैं। इसका लक्ष्य आधुनिकता की सीमाओं को पहचान कर अधिक समावेशी और स्थानीय ज्ञान आधारित राजनीति की कल्पना करना है। इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख अंग है डिस्कोर्स एनालिसिस अथवा विमर्श विश्लेषण, विचार विमर्श करके। इस विचारधारा के अनुसार किसी घटना या प्रक्रिया को केवल तथ्यों से ही नहीं बल्कि उसके सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर समझना चाहिए। माइकल फूको के अनुसार हर ज्ञान किसी न किसी सत्ता संरचना से जुड़ा होता है। यही संबंध निर्धारित करता है कि कौन सा ज्ञान सत्य माना जाए। पॉल ब्रास जैसे विद्वानों ने भारत में सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण को लागू करते हुए यह बताया कि दंगों की सच्चाई को केवल घटनाओं के विवरण से नहीं बल्कि संस्थागत प्रक्रियाओं और सामाजिक संदर्भों के माध्यम से समझा जा सकता है। इस प्रकार उत्तर आधुनिकतावादी ढांचा राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए एक नया बहुस्तरीय संदर्भ आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो पारंपरिक दृष्टिकोणों की सीमाओं को चुनौती देता है और समकालीन राजनीति को अधिक व्यापक रूप से समझने में सहायता करता है। तो यह एक दृष्टिकोण है जो कि राजनीति को और अधिक व्यापक रूप से समझने में सहायता करता है, जिसका हमने इस क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में संघात्मक ढांचे के विकास का विश्लेषण कीजिए। भारत के राज्य की संघीय संरचना किन दृष्टिकोणों पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन में मेनली हम जिक्र करेंगे राज्य की संघीय संरचना और इसका किस दृष्टिकोण पर यह आधारित है। भारतीय संविधान के संघ निर्माण की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। भारत के संघीय ढांचे की बुनियाद क्या है? तो संघीय ढांचे का इसमें जिक्र करते हैं। यह दृष्टिकोण पारंपरिक आधुनिकीकरण या विकास आधारित सोच से हटकर उस जरूरत के तहत उभरा है जहां आत्मनिर्णय से जुड़े आंदोलनों को समझने की आवश्यकता महसूस हुई, जैसा कि उत्तर पूर्व भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे स्वायत्तता आंदोलन, पृथकतावादी प्रयास और उनसे जुड़े सामाजिक राजनीतिक टकराव। इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर, पंजाब और अन्य राज्यों में देखे जा सकते हैं जहाँ स्थानीय समुदाय की विशेष पहचान और स्वशासन की मांगें समय समय पर सामने आती हैं। तो इसका हम मेनली जो आंदोलन है उसके बारे में दृष्टिकोण पर जिक्र किया गया है कि कैसे क्या है। इसी विचारधारा का स्पष्ट प्रतिनिधित्व तो संजीव बरुआ की पुस्तक इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ में मिलता है। बरुआ और उस जैसे विद्वानों का मानना है कि संघवाद और आत्मनिर्णय के मुद्दों को पारंपरिक विकास या आधुनिकीकरण की दृष्टि से देखने पर अक्सर उन सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों की अपेक्षा होती है जो असल में राष्ट्र राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि राष्ट्र राज्य कोई प्राकृतिक इकाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक संरचना है और इसे देखने से यह दृष्टिकोण कई जटिल वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करता है। इसमें स्थानीय आकांक्षाओं, परंपराओं, आधुनिकता के बीच टकराव तथा राजनीति की नीतिगत क्षमता को पूरी तरह से नहीं समझा जाता। नीति निर्माण प्रक्रिया में अक्सर छोटे राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों को दूसरे दर्जे का मान लिया जाता है, जिसके चलते वहाँ के लोगों में असंतोष गहराता है। बरुआ सुझाव देते हैं कि यदि हम पारंपरिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा को थोड़ा पीछे रखकर देखें तो सही मायनों में संघ निर्माण की सोच को अपनाया जा सकता है। इससे उपराष्ट्रवाद, अखिल भारतीय राष्ट्रवाद के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी और संघीय ढांचों को अधिक समावेशी बनाया जा सकेगा। तो यह थी हमारे संघीय दृष्टिकोण। तो यह हमारा संघ निर्माण पर हमारा दृष्टिकोण था जिसके बारे में हमने पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विश्लेषण में सामाजिक पूंजी की अवधारणा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। भारतीय राज्य राजनीति को समझने में सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण कैसे सहायक है? तो इसमें क्या है कि राज्य की राजनीति में सामाजिक पूंजी का दृष्टिकोण समझना है। इस क्वेश्चन में हमें रॉबर्ट पटनम की पुस्तक मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, सिविल ट्रेडिशन इन मॉडर्न इटली के प्रकाशन के पश्चात सामाजिक पूंजी की अवधारणा जनसामान्य में व्यापक रूप से चर्चित हो गई। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि किसी समाज में नागरिक समूहों, संस्थाओं एवं आपसी विश्वास की मौजूदगी लोकतंत्र के सुदृढ़ संचालन में सहायक होती है।
टोकविल की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पटनम के नागरिक समाज के महत्व को रेखांकित किया है, जहां साझा मूल्य, विश्वास और संघवाद का संगठन नेटवर्क सामाजिक पूंजी की रीढ़ होते हैं। नवीन सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाज की सक्रियता को देखते हुए इस दृष्टिकोण की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। विभाजित या विखंडित समाजों में सामाजिक पूंजी के स्वरूप को समझने हेतु अनेक अध्ययनों ने इसे केंद्र में रखा है। आशुतोष वार्णे ने अपनी पुस्तक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ हिंदूज एंड मुस्लिम इन इंडिया में सामाजिक पूंजी को एक नया व्यावहारिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारत में 6 नगरों की तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए तर्क दिया है कि वे नगर जहां अंतर सामुदायिक संघात्मक संबंध सशक्त हैं, वहां सांप्रदायिक हिंसा कम नहीं होती। इसके विपरीत जहां ऐसे रिश्ते दुर्बल होते हैं, वहां दंगे होने की आकांक्षा होती है। इस पथ का अनुसरण करते हुए द्वैपायन भट्टाचार्य और ऐसे कई लेखक थे जिन्होंने संपादित कृति में विभिन्न राज्यों में सामाजिक पूंजी की उपस्थिति एवं उसके लोकतंत्र पर प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया। इन अध्ययनों का उद्देश्य भारतीय राज्य राजनीति में सामाजिक पूंजी की भूमिका को एक वैकल्पिक विश्लेषणात्मक ढांचे के रूप में स्थापित किया है। भारतीय राजनीति में चुनाव के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। चुनाव प्रक्रिया को समझने हेतु प्रयुक्त प्रमुख सिद्धांतों और अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव अध्ययन की प्रासंगिकता व प्रमुख आयामों पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें चुनाव अध्ययन के बारे में हमें ध्यान देना है। लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव एक अत्यंत केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इन्हें लोकतंत्र की अवधारणा के रूप में देखा जा सकता है। भले ही कुछ आलोचक इन्हें न्यूनतम लोकतंत्र की पहचान मानते हैं, जो केवल सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तक सीमित रहता है और व्यापक जन सहभागिता या न्यायपूर्ण शासन की गारंटी नहीं देता। फिर भी भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में चुनाव राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर लोकतंत्र की क्रियाशील के अहम संकेतक रहे हैं। विशेष रूप से 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में चुनाव की आवृत्ति और महत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चुनावी राजनीति के विश्लेषण ने न सिर्फ शिक्षावादी और पत्रकारों बल्कि आम जनता का भी ध्यान आकर्षित किया है। 1960 के दशक में चुनाव जन रुचि प्रारंभ हुई थी, परंतु 1990 के दशक में इसका विस्तार और गहरा हुआ। चुनाव से पूर्व और पश्चात सर्वेक्षण संस्थाएं विश्लेषण, मतदाता रुझानों, भागीदारी, जन भावनाओं को समझने के लिए व्यापक जनमत सर्वेक्षण करते हैं। इस सर्वेक्षण अनुसंधान कहा जाता है। इस क्षेत्र में विकासशील समाज अध्ययन केंद्र नई दिल्ली की भूमिका उल्लेखनीय रही है, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आंकड़ों के माध्यम से समझने में मदद की है। सुव्यवस्थित नमूनों के आधार पर किए गए चुनाव सर्वेक्षण न केवल मतदाता व्यवहार को समझने में सहायक होते हैं, बल्कि वे राजनीतिक दलों की स्थिति और लोकतंत्र की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी संभव बनाते हैं। उदाहरण स्वरूप, क्या भारत अधिक लोकतांत्रिक बन रहा है? जैसे प्रश्नों का उत्तर सामाजिक समूहों की बढ़ती चुनावी भागीदारी से जोड़ा जाता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि सर्वेक्षण अनुसंधान एक सीमित समय अवधि में किया जाता है। चुनाव से ठीक पहले या बाद में यह दृष्टिकोण उस समय को कवर नहीं करता जब चुनाव की प्रक्रिया सक्रिय नहीं। इस संदर्भ में पॉल आर ब्रॉस ने यह सुझाव दिया कि यदि इन सर्वेक्षणों की परिस्थितिकीय विश्लेषण से जोड़ा जाए तो राजनीतिक प्रक्रिया को अधिक व्यापक समझ विकसित की जा सकती है। परिस्थितिकीय विश्लेषण के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आंकड़ों का उपयोग होता है। इन आंकड़ों में सहसंबंध विश्लेषण द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि कौन से सामाजिक समूह किस प्रकार के राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। इस प्रकार हम इस चैप्टर को कवर करते हैं, जिसमें हमने 2 चैप्टरों को कवर किया है। इस प्रकार हमने पहले अध्याय में 2 भाग को कवर किया है, भारत में राजनीति का विकास और दूसरा है विश्लेषण के दृष्टिकोण। तो हमने इन टोटल 8 क्वेश्चनों की मदद से इन दोनों भागों को कवर करके अध्याय 1 को कवर कर लिया है। बाकी आगे 4 अध्याय को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको कोई कमी लगे या सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।